हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और आज का हमारा टॉपिक कोड 13 से है जिसका नाम है मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या सुधार कहते हैं हम हिंदी में। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार या भारत सरकार अधिनियम 1919। तो हमने 1909 मॉडल मिंटो रिफॉर्म देख लिया, अब हम देखेंगे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अगर आप सभी लोगों ने मेरा पहले वीडियोज़ नहीं देखा है तो आप देख लें, उससे काफ़ी आपको हेल्प होगी कोड 13 के लिए। तो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जैसे कि हमें नाम से समझ में आ रहा है कि मॉन्टेग हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठकर वहाँ से ही काम कर रहे थे, और चेम्सफोर्ड उस टाइम वाइसरॉय थे इंडिया के, जिन्होंने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की थी और उसी के बेसिस पे भारत सरकार अधिनियम 1919 को बनाया गया था। इसलिए इसका नाम मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म पड़ा। चलिए देखते हैं क्या है। मोंटागो के बयान अगस्त 1917 में निहित सरकारी नीति के अनुरूप सरकार ने जुलाई 1918 में और संवैधानिक सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मोंटागू चेम्सफोर्ड या मॉन्टफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है। तो इसका दो नाम है, या तो मोंटागू चेम्सफोर्ड बोली या मॉन्टफोर्ड सुधार। मोंटागू चेम्सफोर्ड सुधार भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा धीरे धीरे स्वशासी संस्थाओं, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट जो होता है ना, सेल्फ गवर्नमेंट मतलब खुद रूल करने वाला, उसी संस्थाओं को बनाने के लिए लाया गया था। सुधारों का नाम प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरार्ध के दौरान भारत के राज सचिव एडविन सैमुअल मोंटागो और 1916 से 21 के बीच भारत के वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम पर रखा गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे उस टाइम पर देखा जाए तो जब आया था ये अधिनियम, तो उस टाइम हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होते हैं, सचिव कौन थे, तो वो थे एडविन सैमुअल मोंटागो, और वाइसरॉय उस टाइम चेम्सफोर्ड थे, इसलिए इसका नाम मोंटाग चेम्सफोर्ड रखा गया। सुधारों की रूपरेखा 1918 में तैयार की गई मोंटागू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में दी गई थी, और यह भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। मतलब उन्हीं के रिपोर्ट पर यह भारत सरकार अधिनियम 1919 को लाया गया इंडिया में। इसके बाद आता है कि जो सुधार अधिनियम आया 1919 में, उसके क्या मुख्य विशेषताएं थी। ठीक है, पहला था प्रांतीय सरकार द्वैत शासन का परिचय। तो प्रांतीय सरकार में प्रोविंशियल, अगर हम देखें प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, तो उसमें द्वैत शासन का परिचय था। पहला था कार्यकारी में, मतलब एग्जीक्यूटिव में, तो द्वैत शासन यानी दो कार्यकारी पार्षदों और लोकप्रिय मंत्रियों का शासन। मतलब क्या आया, तो कार्यकारी पार्षद और लोकप्रिय दोनों मिलकर क्या करेंगे, शासन करेंगे। ये सब चेंजेस एग्जीक्यूटिव में, मतलब कार्यकारी में आए थे, मतलब ये सब उसकी विशेषता थी। का शासन किया गया था। गवर्नर को प्रांत में कार्यकारी प्रमुख होना था। गवर्नर क्या था, प्रांत में। अभी भी हम देखते हैं कोई भी स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, एग्जीक्यूटिव हेड हमारे गवर्नर होते हैं। कोई भी किसी भी स्टेट में आज भी हम देखते हैं तो यही होता है। उस टाइम भी यही किया गया था कि गवर्नर को प्रांत का मतलब कोई भी किसी भी प्रोविंस का एग्जीक्यूटिव हेड बनाया गया था। विषयों, जिसे हम कार्यकारी कहते हैं, विषयों को दो सूचियों में विभाजित किया गया था। अभी हमारे पास कितने सूची है, 3 सूची है, सेंटर, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट। लेकिन उस समय 2 सूचित रखा गया था, पहला आरक्षित और दूसरा था हस्तांतरित। आरक्षित में जिस तरह के, जैसे हम जिसमें कानून बना सकते हैं, जैसे कानून और व्यवस्था को लेकर हम डिसीजन ले सकते हैं, कानून बना सकते हैं, वित्त को लेकर, भूमि, राजस्व, सिंचाई इत्यादि, ये सब विषय शामिल थे। और हस्तांतरित अगर हम देखते हैं तो इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार, उद्योग, कृषि, उत्पाद शुल्क आदि शामिल थे। तो गाइस देखो, एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ आता है MCQ में कि अगर आपसे पूछे कि द्वैत शासन किस अधिनियम के तहत भारत लाया गया था, तो आप बोलोगे भारत सरकार अधिनियम 1919 अगर ऑप्शन में रहा तो, और अगर नहीं रहा तो अगर उसका नाम दिया रहा है मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म, तो आप तीनों में से किसी को एक को टिक करोगे। तीनों में से एक ही ऑप्शन में रहेगा, मतलब तीनों एक ही का नाम है, भारत सरकार अधिनियम तीनों एक ही है, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म और मोंटागो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, तीनों एक ही का नाम है। अगर कोई भी ऑप्शन इसमें, ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन रहेगा उसे टिक कर देना। रचित विषयों को राज्यपाल द्वारा अपने नौकरशाहों की कार्यकारी परिषद के माध्यम से प्रशासित किया जाना था, और हस्तांतरित विषयों के विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से नामित मंत्रियों द्वारा प्रसारित किया जाना था। तो आप देख सकते हैं कौन किसे प्रशासित करेगा। तो पहला है आरक्षित विषय, जो रिजर्व कैटेगरी के विषय रहेंगे, उन्हें जो हमारे राज्यपाल होते हैं वो करेंगे, उनमें सारा डिसीजन राज्यपाल लेंगे, जितना भी लॉ बनाना होगा वही बनाएंगे। और हस्तांतरित विषयों पर कौन लॉ बनाएगा, तो वो बनाएंगे विधान परिषद के मंत्री, जिसे हम नॉमिनेट करेंगे वो। मंत्रियों को विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना था, और यदि विधायिका द्वारा उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया जाता था तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ता था। आज भी हम देखते हैं कि हमारे लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर मतलब अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो मंत्रियों या फिर कभी कभी तो पार्टी भी गिर जाती है, पूरी सरकार ही गिर जाती है। उसी तरह उसमें था कि अगर किसी पे अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित किया गया तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा किसी भी मंत्री को, जबकि कार्यकारी पार्षद विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। प्रांत में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राज्यपाल स्थानांतरित विषयों का प्रशासन भी अपने हाथ में ले सकता था।
मान लीजिए अगर प्रांत में अच्छे से काम नहीं हो रहा है तो क्या करेगा राज्यपाल, जो स्थानांतरित है मतलब ट्रांसफर्ड जो सब्जेक्ट्स है उस पर भी वो अपने हाथ में ले लेगा, उस पर भी वो रूल बनाएगा, जो लॉ बनाएगा उसी को रिलेटेड। राज्य सचिव और गवर्नर जनरल आरक्षित विषयों के संबंध में हस्तक्षेप कर सकते हैं, जबकि स्थानांतरित विषयों के संबंध में उनके हस्तक्षेप की गुंजाइश सीमित कर दी गई थी। हमने एग्जीक्यूटिव तो देख लिया, अब देखते हैं लेजिस्लेचर में क्या क्या काम था। लेजिस्लेटिव काउंसिल में, विधानमंडल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या क्या चेंजेस आए थे। प्रांतीय विधान परिषदों का और विस्तार किया गया, 70% सदस्यों को चुना गया था। मतलब हम देख सकते हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन चालू किया गया, 70% सदस्य उसमें चुनकर आए थे। सांप्रदायिक और वर्गीय निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया गया। हमने देखा था पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में 1909 में कि वर्गीय निर्वाचन होना चालू हो गया था, सांप्रदायिक बेसिस पे, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट हमने पढ़ा था, तो उसी को और भी अच्छा इसमें व्यवस्था को और भी सुदृढ़ बना दिया गया। महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया। तो हम से अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि महिलाओं को किस अधिनियम के तहत वोट देने का अधिकार दिया गया, तो आंसर क्या होगा, भारत सरकार अधिनियम 1919, या फिर हम उसका दूसरा नाम है मॉन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, और भी एक और नाम है, उसका नाम है मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म। तो तीनों में से अगर कोई भी ऑप्शन में है आप उसे टिक कर देना। विधान परिषदें कानून बनाने की पहल कर सकती थी, लेकिन राज्यपाल की सहमति आवश्यक थी। राज्यपाल विधेयकों को वीटो कर सकता था और अध्यादेश जारी कर सकता था। अध्यादेश देखिए क्या होता है, टेम्प्ररी, हम कोई भी अगर रूल बनाते हैं, कोई भी लॉ बना रहे हैं जो टेम्प्ररी है, मतलब उसे परमानेंटली हम नहीं बना रहे हैं तो 6 महीना तक चलेगा, उसे बोलते हैं ऑर्डिनेंस इंग्लिश में, और हिंदी में अध्यादेश। ठीक, कि वो टेम्पररी लॉ बना हुआ है, अभी इसकी ज़रूरत है तो हमने बना दिया, बाद में अगर समय में उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी तो उसे हटा दिया जाएगा। विधान परिषदें बजट को अस्वीकार कर सकती थी, लेकिन यदि आवश्यक हो तो राज्यपाल इसे बहाल कर सकते थे। विधायकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त की। प्रोविंशियल गवर्नमेंट देख लिया, अब हम देखेंगे केंद्र सरकार, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। तो वो आज भी जिम्मेदार सरकार, उसमें कोई भी जिम्मेदार सरकार नहीं बैठा हुआ था, कोई भी एक ऐसा ग्रुप नहीं था जो चला रहा था कंट्री को। पहला कार्यकारी देखेंगे, एग्जीक्यूटिव में क्या हुआ था सेंट्रल लेवल पे। गवर्नर जनरल को मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी होना था, तो गवर्नर जनरल सबसे मुख्य प्राधिकारी थे। प्रशासन के लिए 2 सूचियाँ होनी थी, केंद्र और प्रांतीय। हमने प्रोविंशियल पर देखा कि प्रशासन के लिए 2 सूची बनाई गई, रिजर्व और ट्रांसफ़र, जिसका नाम था आरक्षित और हस्तांतरित। लेकिन अगर हम देखते हैं केंद्र में, तो वहाँ पे 2 सूची कौन सी थी, केंद्र और प्रांतीय। वाइसरॉय की 8 सदस्यीय कार्यकारी परिषद में 3 भारतीय होने थे, मतलब वाइसरॉय काउंसिल में 8 सदस्य टोटल होते थे, जिसमें से कहा गया कि 3 जो होंगे वो भारतीय होंगे, 8 में 5 जो होंगे वो ब्रिटिश हो सकते हैं, 3 लेकिन होना उसमें 8 में 3 भारतीय होने ज़रूरी है। गवर्नर जनरल ने प्रांतों में आरक्षित विषयों पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखा। गवर्नर जनरल अनुदान में कटौती को बहाल कर सकता था, केंद्रीय विधानमंडल द्वारा खारिज किए गए बिलों को प्रमाणित कर सकता था, सम्मन कर सकता था, सत्रावसान कर सकता था, चैम्बर्स को भंग कर सकता था और अध्यादेश जारी कर सकता था। तो ये सारे काम गवर्नर जनरल के थे कि ये पावर उन्हें दिया गया था। इसके बाद है लेजिस्लेचर में क्या क्या, मतलब विधानमंडल, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल में सेंट्रल लेवल पे क्या क्या चेंजेस आए थे। द्विसदनीय व्यवस्था शुरू हो गई, मतलब कितनी सदनीय, अभी भी हम देखते हैं कि हमारे पार्लियामेंट में 2 सदन है, कौन कौन से, लोअर हाउस, अपर हाउस, जो कि राज्यसभा और लोकसभा। तो उसी तरीके से उस टाइम भी द्विसदनीय व्यवस्था शुरू की गई। राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था और इसमें केवल पुरुष सदस्य होते थे, लेकिन जबकि केंद्र विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। तो आज भी हम देखते हैं कि लोकसभा 5 साल के लिए होती है और राज्यसभा 5 साल के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि राज्य परिषद का कार्यकाल 5 साल और केंद्र परिषद का 3 साल। विधायक प्रश्न पूछ कर सकते थे और पूरक स्थगन प्रस्ताव पारित कर सकते थे और बजट के लिए हिस्से पर मतदान कर सकते थे, लेकिन बजट का 75% अभी भी मतदान योग्य नहीं था। मतलब आप बजट पे डिस्कस कर सकते हो, जो बजट आ रहा है हर साल उस पर बात कर सकते हो, बातचीत हो सकता है, उसमें आर्ग्यूमेंट हो सकता है, लेकिन 75% भाग ऐसा रहता था जिस पर बातचीत भी नहीं कर सकते थे। मतदान को वोट नहीं करना आपको, वो आपको आया है तो वो लागू होगा ही। कुछ भारतीयों को वित्त सहित महत्वपूर्ण समितियों में जगह मिली। तो इसमें क्या देख सकते हैं हम कि इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा रहा है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में इंडियंस का पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ाया गया था। इसके बाद आता है समीक्षा, मतलब रिव्यूज़ की, उसके बारे में क्या अच्छाई थी क्या बुराई, इसको लेकर मोंटागो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 साल बाद समीक्षा होनी चाहिए। सर जॉन साइमन ने समीक्षा के लिए जिम्मेदार समिति साइमन कमीशन का नेतृत्व किया, जिसके आगे संवैधानिक परिवर्तन की सिफारिश की। तो देखिए, मोंटागो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में कहा गया था, रिपोर्ट जो बनाया था किसने बनाया था, मोंटागो चेम्सफोर्ड ने बनाया था। कब बनाया था, 1918 में बनाया था इस रिपोर्ट को। तो उसमें उन्होंने कहा था कि ठीक है, ये हम अधिनियम ला रहे हैं इंडिया में, तो अब आ रहा है तो उसके बारे में पता तो चले कि अच्छा आया बुरा आया, लोगों पर क्या असर पड़ा।
तो वो तो कुछ समय के बाद ही पता चलेगा कि असर क्या पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि 10 साल बाद इसकी समीक्षा होगी कि जो हम लाए हैं उसका रिव्यू मिलेगा कि 10 साल बाद ये कैसा रहा, इंडिया में इसने कैसा परफॉर्मेंस किया, जो ये अधिनियम एक्ट हम लेकर आए हैं। तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन किसके अंदर था? तो वो सर जॉन साइमन के समिति के अंदर था, इसीलिए उसे साइमन कमीशन का नाम दे दिया, उन्होंने इसे हेड किया था। प्रमुख हितों के प्रतिनिधित्व के साथ 1930, 31 और 32 में लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत के बाद गांधी जी 1931 की गोलमेज बैठक में शामिल हुए। कांग्रेस और अंग्रेजों के बीच प्रमुख असहमति प्रत्येक समुदाय के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों को लेकर थी, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया था, लेकिन रामसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार में से बरकरार रखा गया था। मोंटाक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म पहली बार स्वशासन की दिशा में उठाए गए कदम को जारी रखते हुए एक नया भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया। देखिए, तो जब साइमन कमीशन इंडिया आया, जब साइमन रिपोर्ट आया उनका कि क्या क्या अच्छा काम हुआ, क्या ख़राब काम हुआ अधिनियम के बाद, तो ये जो रिपोर्ट आया तो इसके लिए लोगों ने खूब जमकर विरोध किया था। क्यों विरोध किया था? क्योंकि जब आप कमेटी बना रहे हो तो आप इंडियंस को उसमें रखोगे ना, तब ना इंडियंस ही ना बताएंगे, जिन पर लागू किया है वो लोग अच्छे से जानेंगे कि जो लागू किया है वो जानेगा, तो जो झेल रहा है वो जानेगा अच्छे से कि अच्छा था कि बुरा था, इसके कैसे कैसे क्या बात हमें अच्छी लगी, क्या ख़राब लगी। तो लोगों ने खूब जमकर इसका विरोध किया, क्योंकि उस कमेटी में, उस कमीशन में, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, जितने भी थे सब ब्रिटिशर्स थे, और उन्होंने मिलकर बनाया था कि इसका रिपोर्ट कैसा था, ये रिफॉर्म जो अधिनियम आया उसने कैसा कार्य किया इंडिया में। तो अगर आप अपने कंट्री के बारे में आपने कुछ एक्ट बनाया, उसके बारे में लिख रहे हो तो आप पक्का अच्छा चीज़ लिखोगे, ख़राब चीज़ तो कुछ डालोगे ही नहीं। तो इसलिए इंडिया में से जमकर विरोध हुआ, क्योंकि वो चाहते थे कि भारतीयों का भी पार्टिसिपेशन हो इस रिपोर्ट में, इस कमीशन में। तो बाद दूसरी बात जो हमें याद रखनी है वो क्या है कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 हुआ था, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन। तो तीनों में कब इंडिया से पार्टिसिपेशन किया गया? तो 1931 में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, सेकेंड में, ठीक है, दूसरे वाले में किया था 1931 में। याद रखिएगा, क्वेश्चन में कभी पूछ ले कि किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, गांधी जी ने भाग लिया था, हिस्सा लिया था, तो 1931 में होगा, दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, उस टाइम लिया था ब्रिटेन जाकर। अब आती है कुछ कमियाँ। क्या क्या कमियाँ थी इस अधिनियम में? मताधिकार बहुत सीमित था। केंद्र में विधायिका का गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद पर कोई नियंत्रण नहीं था। केंद्र पर विषयों का बंटवारा संतोषजनक नहीं था। प्रांतों को केंद्रीय विधानमंडल की सीटों का आवंटन प्रांतों के महत्व पर आधारित था। उदाहरण के लिए पंजाब का सैन्य महत्व और बॉम्बे का वाणिज्यिक महत्व। प्रांतों के स्तर पर विषयों का विभाजन और 2 भागों का समानांतर प्रशासन यानी द्वैत शासन था और इसलिए अव्यवहारिक था। प्रांतीय मंत्रियों का वित्त और नौकरशाहों पर कोई नियंत्रण नहीं था, जिससे दोनों के बीच लगातार मतभेद बने रहे। महत्वपूर्ण मामलों पर भी अक्सर मंत्रियों से सलाह नहीं ली जाती थी। वास्तव में राज्यपाल द्वारा किसी भी ऐसे मामले पर उन्हें खारिज किया जा सकता था जिसे राज्यपाल विशेष मानते थे। घरेलू सरकार के मोर्चे पर भारत सरकार अधिनियम 1919 ने एक महत्वपूर्ण बदलाव किया कि राज्य सचिव को अब से ब्रिटिश राजकोष से भुगतान किया जाना था। मतलब देखिए, अब क्या होता था ना पहले कि आप इंडिया में आए हो, ब्रिटिशर हो, आप यहाँ पर गवर्न कर रहे हो, कोई ऑफिशियल हो, कोई कहीं पर कोई चीज़ के ऑफिसर हो, अफसर ग्रेड के हो, काम कर रहे हो, तो आपको क्या होगा कि जहाँ यहीं से जो पैसा होगा उसी को आपको दे दिया जाएगा। तो आप तो उसे लेकर ब्रिटेन चल जाओगे, आप तो जो पैसा होगा वो अपने घर वालों को भेज दोगे। तो कहाँ रहते हैं? ब्रिटेन में रहते हैं। तो इंडिया का पैसा इनडायरेक्टली रूप से ब्रिटेन जा रहा था। तो इस बार क्या निर्णय लिया गया कि जो सचिव है, राज्य सचिव है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनको जो पैसा होगा वो कहाँ से मिलेगा? ब्रिटिश राजकोष से मिलेगा, ना कि इंडियन ट्रेजरी से मिलेगा। तो ये आपको क्लियर हो रहा है कि इंडिया का पैसा देखो किस तरह से जा रहा है ब्रिटेन। हम कहते हैं सोने की चिड़िया थी तो इसे लूट लिया गया, इसके सारे खजाने लूट लिए गए। तो क्या होता है कि मेनली इनडायरेक्टली आप देखो कि यहाँ पे आ रहे हो, आप यहाँ का पैसा यूज़ कर रहे हो, यहाँ के रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, और यूज़ करके आप कहाँ जा रहे हो? फिर कहाँ यूज़ कर रहे हो? उसे ले रहे हो पैसा और जा करके ब्रिटेन में सब यूज़ कर रहे हो। तो सारा इंडिया का पैसा कहाँ चला गया? ब्रिटेन। अंत में हमारा आता है निष्कर्ष। MCR आगे चलकर, ये MCR मोंटाक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है, ठीक है। आगे चलकर भारत सरकार अधिनियम 1935 और अंततः संविधान का आधार बन गया। जिम्मेदार सरकार, स्वशासन और संघीय ढांचे के प्रमुख सिद्धांत इन सुधारों से विकसित हुए। भारतीय संवैधानिक सुधारों पर मोंटागू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भारत के संवैधानिक इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना है। इस प्रकार मोंटागू घोषणा के साथ भारतीय संविधान सुधारों पर MCR आधुनिक भारत के मैग्ना कार्टा के शीर्षक में योग्य दावेदार है। चलिए, आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, क्योंकि आप लोग सब वीडियो देख लेते हो, लाइक नहीं करते हो। मैं PDF तो डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगी।
तो गाइज़ लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, और आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे अभी। प्लीज़ 500 सब्सक्राइबर्स कर दो आप लोग शेयर कर करके वीडियोस। आप सबका बहुत ज़्यादा हेल्प होगा मेरे ऊपर। चलिए, थैंक यू। और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं।